के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों को खेती करने में खर्च कम हो और आय बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार कर रही है काम। पीएम मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में की वर्चुअल रैलियां। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को सदन में कहा केवल कृषि के नाम पर बजट अलग करने का कोई फायदा नहीं। मोदी सरकार किसानों और उनके हितों के लिए है प्रतिबद्ध। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सदन में कहा जहां पहले कृषि बजट 27,000 करोड़ का था, अब बढ़कर हो गया है 1,32,000 करोड़। 60 साल से ज्यादा आयु वाले किसानों के लिए पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपए देने का सरकार ने किया है प्रावधान। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सवाल के जवाब में सदन में कहा 30 वर्षों में 4 करोड़ 9 लाख आवास के लक्ष्य में मात्र 3 करोड़ 26 लाख आवास हुए पूर्ण। 74 लाख इंदिरा आवास मोदी सरकार के नेतृत्व में हुए पूर्ण। भारत सरकार ने मनरेगा के तहत मिलने वाली राशि में की है बढ़ोतरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन चौपाल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के रामपुर, बदायूं और संभल के मतदाताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश की आकांक्षा को साकार करने के लिए अगले 5 वर्ष का संकल्प पत्र जारी किया है। उन्होंने इस संकल्प पत्र को गरीबों, किसानों और युवाओं को सशक्त करने वाला बताया है। यूपी भाजपा ने उत्तर प्रदेश की आकांक्षा को साकार करने के लिए अगले 5 वर्ष का संकल्प पत्र जारी किया है। गरीब को सशक्त करने वाले, किसान युवा को सशक्त करने वाले इस संकल्प पत्र के लिए मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को बधाई देता हूं। ये नए संकल्प बीते 5 सालों की सिद्धियों से प्रेरित है। इसमें बीते 5 साल की सिद्धियों की निरंतरता भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पंजाब के फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना के मतदाताओं को फतेह रैली के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को चाहिए बीज से बाजार तक आधुनिक व्यवस्थाएं, कोल्ड स्टोरेज। पंजाब की खेती ने भारत को हमेशा ताकत दी है, लेकिन जो दल बरसों तक पंजाब की सत्ता के केंद्र में रहे, उन्होंने पंजाब के किसानों को क्या दिया? पंजाब के किसान को कर्ज से, बंजर होती जमीन से, कैंसर देने वाले पानी के पीने के पानी से मुक्ति देने का इन दलों के पास कोई रोड मैप ही नहीं है। पंजाब के किसानों को चाहिए बीज से बाजार तक आधुनिक व्यवस्थाएं। पंजाब के किसानों को चाहिए आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग के उद्योग। पंजाब के किसानों को चाहिए अपने उत्पाद एक्सपोर्ट करने के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी।
पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को खेती करने में खर्च कम हो और आय बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। पंजाब के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च कम हो, उनकी आय बढ़े, ऐसे हर काम को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। छोटे किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार लगातार कदम उठा रही है। सबसे ताजा उदाहरण फर्टिलाइजर का है। पिछले साल हमारी सरकार ने P&K फर्टिलाइजर के लिए करीब 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी बढ़ाई। यूरिया के लिए भी सब्सिडी में हमारी सरकार ने करीब 35,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। इस बजट में भी हमने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए रिकॉर्ड राशि का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की है। आज पहली बार पंजाब में MSP पर रिकॉर्ड खरीद के साथ यहां के किसानों को इसका पैसा सीधा बैंक खाते में भेजा जा रहा है। 2014 से पहले के 7-8 सालों में पंजाब के किसानों को धान की फसल के MSP के रूप में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया मिले थे। पुरानी सरकार की मैं बात कर रहा हूं। 7 साल में 1 लाख करोड़, जबकि हमारी सरकार के दौरान 2.25 लाख करोड़ रुपए के करीब पंजाब के धान किसानों की जेब में गया है। गेहूं में भी हमारी सरकार ने 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक पंजाब के किसानों के जेब में दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल के मतदाताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले किसानों की बात राजनीतिक रंग में की जाती थी। छोटे किसानों समेत किसी भी किसान के हित में नहीं सोचा जाता था। अब सरकार उन्हें पीएम सम्मान निधि दे रही है, जो उनके सीधे खाते में पहुंच रहा है। किसानों की बात होती थी तो राजनीतिक चश्मे से होती थी। पहाड़ों के छोटे किसानों के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। लेकिन आज जब सरकार पीएम किसान निधि देती है, पीएम किसान सम्मान निधि देती है, तो वो हर किसान के खाते में पहुंचती है। आज जब हम कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करते हैं, नए क्लस्टर बनाते हैं, तो ये तय करते हैं कि उसका लाभ पहाड़ के मेरे छोटे छोटे किसान भाई बहनों को भी मिले। इस बजट में हमने नेचुरल खेती की तरफ बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है। गंगा जी के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में केमिकल से मुक्त, केमिकल फ्री खेती के लिए बहुत बड़ी शुरुआत की जा रही है। इसका लाभ उत्तराखंड के किसानों को विशेष रूप से होने वाला है। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को सदन में कहा कि केवल कृषि के नाम पर बजट अलग करने का कोई फायदा नहीं है। मोदी सरकार किसानों और उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है। बजट एक हो या दो हो, बजट की दिशा होनी चाहिए, बजट में पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए और जो प्रावधान है उनको क्रियान्वित करने का जज्बा होना चाहिए। बजट अलग करने की बात तो कह सकते हैं, लेकिन बजट जब अलग हो तो उसमें जो कुल बजट में राशि है उसके अतिरिक्त अगर राशि का प्रावधान हो तो अलग बजट करने की जरूरत है। नहीं तो कुल मिला के जो बजट है उसी को काट के कृषि बजट अलग करके नाम रख दिया,
उससे न देश को फायदा होने वाला है, न किसानों को फायदा होने वाला है। मैं आपके माध्यम से बालू साहब को और सदन को यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मोदी सरकार कृषक और किसानी दोनों के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अलग बजट न भी आए तो किसानी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सदन में कहा कि गायों को हम घर में बांध कर रखना चाहिए और अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी योजना के तहत भारत सरकार से इस संबंध में कह सकती है। इस तरह से गाय की या बात की है तो गाय हमारी पूजनीय है और उसको हमें निश्चित रूप से घर पे बांध के रखना चाहिए और इसके लिए अन्य पशु है तो उनको भी हम निश्चित रूप से रखें, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार इसके ऊपर अगर कोई योजना के तहत भारत सरकार से अगर उसमें आरटीआई या अन्य योजना जिसमें है उसमें अगर राज्य सरकार का आता है तो उसके तहत उसमें कर सकते हैं। और कैलाश चौधरी ने कहा कि 60 साल से ज्यादा आयु वाले किसानों के लिए पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपए देने का प्रावधान है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है आने वाले कल में कि किसानों की इनकम बढ़े और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसा कि उत्पादकता बढ़े, उत्पादन भी बढ़े और किसानों को संरक्षण भी मिले और इसके साथ ही लागत में भी कमी आए, इस दृष्टि से और नई टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जाए किसानों को और रिस्क कवर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचे और इसके साथ ही बजट को भी बढ़ाना, जैसा कि प्रश्न के मूल प्रश्न में प्रश्न जो बजट का भी बात की गई है, जहां बजट है तो वो भी 2013 के अंदर टोटल मिलाकर 27,000 बजट था, 27,000 करोड़, वो अब बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए हो चुका है। नहीं, बजट बढ़ाने के लिए नहीं कहा, इन्होंने कहा कि क्या बजट। मैं उस पर भी आ रहा हूँ अध्यक्ष जी, मैं उस पर आ रहा हूँ और इन्होंने जो बताइए ऐसी, मैं उसके ऊपर आपको कहना चाहूँगा इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि योजना है उसके अंदर किसानों को जो एक उम्र पूरी होने के बाद 60 साल की उम्र का कहा है उसके लिए पेंशन योजना के तहत कृषि किसानों के लिए योजना चालू की गई है और उस योजना के साथ जो भी किसान जुड़ता है उसको आने वाले समय के अंदर उस किसान को उसके रेशियो के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार उनको 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया कि उसको पेंशन के रूप में उस किसान को जिसकी 60 साल से अधिक उम्र हो गई है उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सवाल के जवाब में सदन में कहा कि 1985 से 2015 तक 30 वर्षों में 4 करोड़ 9 लाख आवास के लक्ष्य में मात्र 3 करोड़ 26 लाख आवास पूर्ण हुए। 74 लाख इंदिरा आवास मोदी सरकार के नेतृत्व में पूर्ण हुए। 1985 से 2015 तक 30 वर्षों के लंबे अवधि में 4.09 करोड़ आवास के लक्ष्य में मात्र 3 करोड़ 26 लाख आवास पूर्ण हुए। 74 लाख आवास, इंदिरा आवास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूर्ण किया और आज की तारीख में ये जो केवल 3 करोड़ 26 लाख 30 साल में बना और मोदी जी ने के कार्यकाल में अभी 2.5 करोड़ 74 लाख लगा करके हमने बना दिया है और अकाउंट में पैसे जाता है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने मनरेगा के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। भारत सरकार ने मनरेगा को अगर आप देखेंगे तो 2014 में केवल 33 करोड़ का ही बजट था और आज केवल 33,000 करोड़ का बजट था। अगर मेरी सरकार में देखेंगे तो श्रम दिवस केवल उस समय 1,660 करोड़ श्रम दिवस हुआ था और अभी 2,098 करोड़ श्रम दिवस हुए। रिलीज की गई केंद्रीय निधि 2,13,320 ये पिछली सरकार में था 14 के पहले जो आरोप लगाया। अभी हमने 4,99,921 करोड़ का किया है और पूर्ण किए गए 153 लाख इनके थे। अभी हम 529 लाख कार्य को पूरा किया है। अध्यक्ष महोदय, वही नहीं, मैं इनके सामने रखना चाहता हूं
कि महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित है, पूरा सदन जानता है। राज्यों का आवंटन नहीं निश्चित किया जाता है। वर्ष 2020-21 में बी था मात्र 61,500, लेकिन धन की आवश्यकता के अनुसार रिवाइज एस्टीमेट 1,11,500 हुआ। उसी तरह से वर्तमान 21-22 में 73,000 करोड़ था। डिमांड के अनुसार अभी तक जहां पर खड़े हैं 98,000 है। आगे भी डिमांड जितना होगा भारत सरकार पूरी करेगी, इसलिए न कटौती है। 33,000 बनाम 1,12,000 करोड़ हम कहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा फतेहाबाद सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कामगार तथा छोटे व मध्यम किसान आदि की सहायता करने के लिए ई श्रम योजना शुरू की है, जिसके तहत श्रमिक स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति का 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त होगा और अस्थायी अंग भंग होने पर उसे 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि भी मिलेगी। हरियाणा फतेहाबाद के उपायुक्त ने मंगलवार को बताया कि इस योजना में 16 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के इनकम टैक्स नहीं भरने वाले और जिन्हें EPFO एवं ESIC का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कामगार तथा छोटे व मध्यम किसान ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। व्यक्ति खुद भी पोर्टल पर जाकर अपना व अपने परिवार के सदस्यों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्तियों को ई श्रम कार्ड मिलेगा, जिससे अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी उन्हें मदद मिलेगी। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा और ये पोर्टल श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहायक होगा। उपायुक्त ने बताया कि ई श्रम योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों की श्रेणी में छोटे और मध्यम किसान, खेतों में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा योजना के श्रमिक, पशुपालन श्रमिक, सब्जी और फल रेहड़ी लगाने वाले, घरेलू कार्य करने वाले व्यक्ति, आशा वर्कर, रिक्शा या फिर ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लकड़ी का काम करने वाले, दूध विक्रेता, प्रवासी श्रमिक, ईंट या पत्थर का काम करने वाले व्यक्ति, भवन व अन्य निर्माण करने में लगे श्रमिक आदि आते हैं। सरकार BPL श्रेणी में शामिल परिवारों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। अब BPL श्रेणी में शामिल पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जिला में 31 पोल्ट्री यूनिट BPL परिवारों को निःशुल्क वितरित किया है। ये यूनिट हिसार हेचरी से लाई गई है। इनका पालन घर पर ही आसानी से किया जा सकता है। ये योजना BPL परिवार के लिए माइक्रो ATS साबित होगी। उक्त जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि तोशाम को 6, रिवासा को 1, खरकड़ी मखान को 7, मिरान को 6 व भैरा को 11 पोल्ट्री यूनिट फ्री दी गई हैं। उन्होंने बताया कि एक पोल्ट्री यूनिट में 50 चूजे व 2 ड्रिंकर फीडर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वितरित किए गए हैं। उप निदेशक ने भी बताया कि इस देसी चूजे का मुर्गी पालक घर पर ही पालन पोषण कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से पोल्ट्री फार्म तैयार नहीं करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि देसी अंडों की बहुत मांग रहती है और बाजार में भी अच्छी कीमत मिलती है। छोटे पशुपालकों के लिए ये योजना माइक्रो ATM का काम करेगी। उन्होंने बताया कि ये योजना उन गरीब परिवारों के लिए कारगर सिद्ध होगी जिनके पास पशु बांधने की जगह नहीं होती और उन्हें जल्द से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। उन्होंने ये भी बताया कि जो पशुपालक इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं वे अपने नजदीकी पशु चिकित्सक के पास जाकर फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या भाव रहा। रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान मक्का का रकबा बढ़ा है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुवाई बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुवाई 19,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुवाई का रकबा 17,50,000 हेक्टेयर ही रहा था।
वहीं देश से होने वाले मक्का के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 7 फरवरी को मक्का का भाव था 1,750 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,750 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 फरवरी को मक्का का भाव रहा 1,965 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव में 28 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,937 रुपए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बेबर मंडी में हाइब्रिड मक्का के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ सोमवार को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,740 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 15 रुपए लुढ़क कर 1,725 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही घिरोर मंडी में 7 फरवरी को पीली मक्का का भाव रहा 1,715 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 5 रुपए मजबूत होकर 1,720 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का की पैदावार के लिए अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,24,083 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 1,94,286 टन का ही रहा था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल दलहन की बुवाई निर्धारित लक्ष्य से 22 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है, जो कुल दलहन की बुवाई का 60% है। वहीं अब तक दलहन किसानों ने चने की बुवाई निर्धारित लक्ष्य से 19,29,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है। चने की बुवाई पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान चने की कुल बुवाई 4,57,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,14,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुवाई का रकबा 1,10,38,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुवाई पर नजर डालें तो 4 फरवरी तक गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु के अलावा दूसरे राज्यों में इस साल दलहन की बुवाई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है, जबकि बिहार, कर्नाटक, असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 7 फरवरी को देसी चने का भाव रहा 4,450 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव में 35 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,415 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 फरवरी को देसी चने का भाव था 5,770 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 5,775 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही करवी मंडी में देसी चने के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां सोमवार को देसी चने का भाव रहा 4,720 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 4,700 रुपए पर हुए। हालांकि सिरसा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने का भाव स्थिर रहा। यहां 7 और 8 फरवरी को देसी चना 5,620 रुपए पर बिका। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है।
और खेती किसानी के साथ साथ नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। इस चरण में बृहस्पतिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। मणिपुर में चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और धन बल के गलत इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने साफ किया कि अगर चुनाव में मतदान अधिकारियों ने किसी भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में भारी हिमस्खलन की चपेट में आकर लापता हुए सेना के 7 जवानों की मौत हो गई है। इन जवानों के लिए बचाव कार्य चलाया जा रहा था, लेकिन मंगलवार को भारतीय सेना ने पुष्टि की कि इन जवानों की मौत हो गई है। देश में बुधवार तक 170 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पहली डोज के तौर पर 95 करोड़ 19 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं, जबकि 74 करोड़ 4 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में दी गई। त्रिपुरा सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अगरतला शहर के बाहरी इलाकों में बांकुमारी सूचना केंद्र पर इस अभियान का शुभारंभ किया। देश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने बड़ी पहल की है। शोधकर्ताओं ने अधिक क्षमता वाले ऐसे सोलर PV टावर तैयार किए हैं जो हर मौसम के अनुकूल हैं और सुबह से शाम तक एक समान ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम हैं। RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक जारी रहेगी। 3 दिवसीय बैठक रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हो रही है और इसके परिणाम 10 फरवरी को सामने आएंगे। ऑस्कर अवार्ड 2022 की नॉमिनेशन की लिस्ट जारी हो गई। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में भारतीय कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर ने 94 ऑस्कर एकेडमी अवार्ड्स में अपनी जगह बना ली है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद सीमा द्विवेदी ने सरकार से मांग की कि संसद के कक्ष में सूर्य सामग्री लता मंगेशकर का तैल चित्र लगाया जाए, साथ ही साथ उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार की भी शुरुआत की जाए। और आखिर में नजर डाल लेते हैं एक बार फिर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों को खेती करने में खर्च कम हो और आय बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार कर रही है काम। पीएम मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में की वर्चुअल रैलियां। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को सदन में कहा केवल कृषि के नाम पर बजट अलग करने का कोई फायदा नहीं। मोदी सरकार किसानों और उनके हितों के लिए है प्रतिबद्ध। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सदन में कहा जहां पहले कृषि बजट 27,000 करोड़ का था, अब बढ़कर हो गया है 1,32,000 करोड़। 60 साल से ज्यादा आयु वाले किसानों के लिए पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपए देने का सरकार ने किया प्रावधान। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सवाल के जवाब में सदन में कहा 30 वर्षों में 4 करोड़ 9 लाख आवास के लक्ष्य में मात्र 3 करोड़ 26 लाख आवास हुए पूर्ण। भारत सरकार ने मनरेगा के तहत मिलने वाली राशि में की है बढ़ोतरी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।